The topic of this video is factors affecting solubility of drugs. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से सोल्यूबिलिटी में चेंज होता है. इसीलिए हम सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करते समय एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंशन करते हैं. ना ज़्यादातर जो सॉलिड्स हैं वो हीट के अब्सॉर्प्शन के साथ डिज़ोल्व होते हैं, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो ऐसे सॉलिड्स के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल KNO3. ये होता है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल. एक सिस्टम जो है हमेशा उस पर जो स्ट्रेस इम्पोज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हम सिस्टम पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं. तो ये सिस्टम क्या करता है, इस स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज़ कर लेता है. तो जो सॉलिड्स हीट अब्सॉर्ब करते हैं डिज़ोल्व होते समय, उनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से. देन एक्सोथर्मिक सब्सटेंसेस, ये रिलीज़ करते हैं हीट को इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन. तो इनके केस में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एसीटेट. इन केस ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सोडियम क्लोराइड, ना ही अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब होता है और ना ही रिलीज़ होता है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन. तो इनके केसेस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है सोल्यूबिलिटी पे. इन केस ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ये सोडियम सल्फेट में 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के. इसके केस में सोल्यूबिलिटी जो है इंक्रीज़ होती है जब तक हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं अप टू 32.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस स्टेज तक ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है. तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ होती है. 32.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है, जो डेकाहाइड्रेट है वो एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो ये 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं. तो इसके बाद प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाती है. इसलिए अब अगर हम और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है. जब हम सोल्यूबिलिटी को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट टेम्परेचर तो हमें ऐसे कर्व्स मिलते हैं, इनको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी कर्व्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हीट को अब्सॉर्ब करता है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है. कैल्शियम एसीटेट एक्सोथर्मिक सब्सटेंस है, हीट रिलीज़ करता है डिज़ोल्व होते समय, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है. सोडियम क्लोराइड में ज़्यादा हीट अब्सॉर्प्शन रिलीज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से सोल्यूबिलिटी में. सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट में 32.5 डिग्री सेल्सियस तक प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज़ के साथ. जब ये 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के इवेपोरेट हो जाते हैं और ये डेकाहाइड्रेट एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाती है. सो दिस इज़ हाउ द टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस सोल्यूबिलिटी. नेक्स्ट फैक्टर आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सोल्यूट. अगर हम सोल्यूट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी में एक गिवन सॉल्वेंट में. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के स्ट्रक्चर में तो उसकी वाटर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. एग्जाम्पल है फिनॉल और बेंजीन. बेंजीन में अगर हम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करें तो वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और फिनॉल ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है कंपेयर टू बेंजीन. अगर एक वीक एसिड को उसके सॉल्ट में कन्वर्ट कर दें तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ होती है. फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड एक वीक एसिड है, इसके सोडियम सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी वीक एसिड की सोल्यूबिलिटी से ज़्यादा है. कुछ केसेस में स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन से सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ भी हो सकती है. हम ये यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरम फेनिकॉल को कन्वर्ट करते हैं क्लोरम फेनिकॉल पामिटेट में. क्लोरम फेनिकॉल ज़्यादा सोल्यूबल है, पामिटेट लेस सोल्यूबल है, लेकिन एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा सोल्यूबल होने से इसका टेस्ट बिटर होता है और ये कम सोल्यूबल होने से ये टेस्टलेस होता है. तो पीडियाट्रिक यूज़ के लिए, बच्चों के लिए अगर हमें टैबलेट्स प्रिपेयर करना है तो क्लोरम फेनिकॉल की जगह क्लोरम फेनिकॉल पामिटेट यूज़ करते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ एरिथ्रोमाइसिन. एरिथ्रोमाइसिन को अगर हम कन्वर्ट करें एरिथ्रोमाइसिन प्रोपियोनेट में तो उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ज़्यादा सोल्यूबल एरिथ्रोमाइसिन अनस्टेबल है GIT में
और लेस सोल्यूबल एरिथ्रोमाइसिन प्रोपियोनेट ज़्यादा स्टेबल है जीआईटी में। तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है और हम कभी कभी डिक्रीज़ भी करते हैं अगर उसके कोई और बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड को सॉल्वेंट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लाइट डिजॉल्व्स लाइट। तो सॉल्वेंट के केस में क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट्स डिजॉल्व करेंगे पोलर सोल्यूट्स को और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स डिजॉल्व करेंगे नॉन पोलर सोल्यूट्स को। कभी कभी हम को सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं एक सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी को बढ़ाने के लिए। को सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, ये सेमी पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। ये जो पहला सॉल्वेंट है जिसमें इस सॉलिड को डिजॉल्व करना है उस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या नॉन पोलर सोल्यूट्स की जो सोल्यूबिलिटी है वाटर में उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ को सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल, ग्लिसरॉल एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और सॉर्बिटॉल। ये सारे सेमी पोलर सॉल्वेंट्स हैं, को सॉल्वेंट्स। तो ये क्या करते हैं, या तो जो हाइड्रोफोबिक ड्रग है और एक्वस एनवायरनमेंट है इन दोनों का जो बीच में एक इंटरफेशियल टेंशन होता है, या तो इस टेंशन को कम कर देते हैं उससे सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, या फिर मीडियम यानी वाटर जो है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऑल्टर कर देते हैं जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन पोलर सोल्यूट्स की जो सोल्यूबिलिटी है वाटर में वो बढ़ जाती है। सो दिस इज़ हाउ सॉल्वेंट एंड को सॉल्वेंट कैन इन्फ्लुएंस सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट फैक्टर आता है पीएच। ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं या तो वीक एसिड्स हैं या वीक बेसेस हैं। ऐसे ड्रग्स के केसेस में जो सोल्यूबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है बाय अ चेंज इन पीएच। पीएच एक वैल्यू है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और ये इंडिकेट करता है किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी। 7 के नीचे पीएच होता है तो वो सोल्यूशन एसिडिक होता है, 7 के ऊपर पीएच होता है तो सोल्यूशन बेसिक होता है और 7 पीएच इंडिकेट करता है न्यूट्रल सोल्यूशन। तो वीक एसिड के केसेस में अगर पीएच इंक्रीज़ होता है मतलब बेसिसिटी इंक्रीज़ होती है सोल्यूशन की तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। वीक बेसिस के केस में अगर पीएच डिक्रीज़ होता है यानी सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो वीक बेस की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। लाइक हियर यू कैन सी कि एक वीक एसिड के केस में पीएच इंक्रीज़ हो रहा है तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। वीक बेस के केस में पीएच इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। मतलब एसिडिक पीएच में बेस की सोल्यूबिलिटी बढ़ती है और बेसिक पीएच में एसिड की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। The relationship between pH, solubility and pKa value of an acidic drug is given by this equation PHP equal to pKa plus log S minus S0 upon S0। यहाँ पे जो ये PHP है ये pH है जिसके नीचे एसिडिक सोल्यूशन जो है एसिडिक ड्रग जो है वो सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो और S जो है ये ओवरऑल सोल्यूबिलिटी है ड्रग की, S0 है उसके अनआयोनाइज्ड फॉर्म की सोल्यूबिलिटी। और बेसिक ड्रग्स के केस में PHP इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग S0 अपॉन S माइनस S0। ये जो टर्म्स हैं ये सेम रहेंगे। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें सोल्यूशन का कितना मिनिमम pH रखना चाहिए जिससे कि एसिडिक और बेसिक ड्रग की सोल्यूबिलिटी इन्फ्लुएंस ना हो। देन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड पीएच। जो कंबाइंड इफेक्ट होता है सॉल्वेंट और पीएच का एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूबिलिटी पे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं हम बाय स्टडीइंग द सोल्यूबिलिटी चेंजेस इन अ बफर्ड सोल्यूशन। एक बफर्ड एक्वस सोल्यूशन में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूबिलिटी में क्या चेंजेस होते हैं उससे हम स्टडी कर सकते हैं कंबाइंड इफेक्ट सॉल्वेंट और पीएच का इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूबिलिटी पे। द एडिशन फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल इसको ऐड करते हैं एक बफर्ड एक्वस सोल्यूशन में तो हम स्टडी कर सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। 2 तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। पहला, या तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसके जो अनआयोनाइज्ड स्पीशीज़ हैं उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि जो सॉल्वेंट है वाटर एक्वस सोल्यूशन, तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी जो है एक ज़्यादा फेवरेबल वैल्यू पे चेंज हो जाती है। अल्कोहल जो है वो सेमी पोलर सॉल्वेंट है
जब वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर की पोलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाएगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अनआयोनाइज्ड स्पीशीज़ है उसकी सोल्यूबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एक तो ये केस हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कम होने की वजह से उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाए। तो इस तरह से अगर हम एक अल्कोहल जैसे एक सॉल्वेंट को ऐड करते हैं एक बफर्ड एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमें पता चलता है कि क्या कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है सॉल्वेंट और पीएच का एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूबिलिटी में। बफर का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर हम किसी एक सॉल्यूशन में ऐड कर दें तो उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करने से उसका पीएच जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो जनरली बफर को यूज़ करते हैं सॉल्यूशंस के पीएच को मेंटेन करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।